हेलो एवरीवन, मैं रागिनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल नॉलेज फॉर सर्चर में। और आज मैं आपके साथ 10th के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, अगर मैं इस चैप्टर की अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वेटेज की बात करती हूँ तो वेटेज ऑफ द चैप्टर इज ओनली 3। ठीक है, चैप्टर की जो वेटेज है सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो 3 है। लेकिन याद रखना, बोर्ड में 1 मार्क्स भी कितना वैल्यूबल होता है, मुझसे ज़्यादा बेटर आप समझेंगे, है ना, क्योंकि ये मार्क्स आपके होंगे। अगर मैं अब इस चैप्टर की बात करती हूँ तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है। इसके अंदर आप देखेंगे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इको, द पोस्ट वॉर एरा। अब क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में दिखाया है कि जो हमारा प्री मॉडर्न टाइम था, ठीक है, यानी जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे बोला जाएगा? तो भाई ग्लोबलाइजेशन हुआ था सिल्क रूट के थ्रू। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में आप यही देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था उसका क्या इफेक्ट रहा, है ना, उसका क्या इफेक्ट रहा, किस तरह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुई। तो अगर हम देखें तो चैप्टर की स्टार्टिंग प्री मॉडर्न और प्रेजेंट, यानी कि ये चैप्टर कनेक्ट करता है हमारे प्री टाइम को, मॉडर्न टाइम को, और जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके बीच की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, अगर इस चैप्टर की मैं बात करती हूँ तो ये चैप्टर हमें हमारा इतिहास बताता है, और उस इतिहास में, उस हिस्ट्री में जो हमने मिस्टेक्स की थी, उन मिस्टेक्स का क्या रिजल्ट रहा और किस तरह से पूरे वर्ल्ड ने उन क्राइसिस को फेस करके अपने आप को मूव करवाया। इन सारी चीजों को हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो टॉपिक्स हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, इसमें भी सब टॉपिक्स हैं, इसमें भी सब टॉपिक्स हैं, और ये दोनों कॉमन टॉपिक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से चेंजेस आए, चेंजेस के साथ क्या क्या चीजें ट्रांसफर हुई। अब ये जो 19th सेंचुरी है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेवलप होने के बाद, है ना, यहाँ पर डेवलप होने के बाद 19th सेंचुरी में सब अपनी पावर प्रूफ करने लगे। जैसे कहते हैं ना कि शक्ति भ्रष्ट बनाती है, ज्यादा शक्ति ज्यादा भ्रष्ट बनाती है, यानी पावर मेक यू करप्ट, पावर मेक्स यू करप्ट। तो ये वो वाली कंडीशन है। ये वो टाइम था जब कंट्रीज को ऐसा लगता था कि हम दूसरों पर होल्ड कर लेंगे, हम दूसरों के एरिया को अपने अंडर ले लेंगे। अब हम इतने कैपेबल हो गए कि अब हम होल्ड कर सकते हैं दूसरों पर। तो ये वाला वो टाइम है जब कंट्रीज मूव कर जाएंगी। मूवमेंट की स्टार्टिंग तो यही हो गई, लेकिन यहाँ पर नेक नियत से हुई थी। यहाँ पर नेक नियत से क्यों हुई थी? यहाँ पर लोग डेवलप कर रहे थे, अपने डेवलपमेंट के लिए गए थे, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई नहीं गया था। वो बात अलग है कि हाँ कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, लेकिन ये वाला जो टाइम था इसमें टारगेट था टू अर्न मोर एंड मोर। ठीक है, महात्मा गांधी नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने कहा है कि इस अर्थ पे इतना है कि सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, लेकिन हमारी इस अर्थ पर इतना नहीं है कि किसी की ग्रीड को पूरा किया जा सके। तो ये वो टाइम था जब ग्रीड डेवलप हो गई थी। अब इस ग्रीड का इफेक्ट पढ़ेंगे इंटर वॉर इकोनॉमी में। इंटर वॉर इकोनॉमी में ब्रिटेन, यूरोप, है ना, जो अपने आप को सुपीरियर पावर बन रहे थे, जापान, फ्रांस, वो सारा हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि क्या हो गया। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आप देखेंगे कि कंट्रीज ने मिस्टेक्स की और उन मिस्टेक्स का फुलफिलमेंट भी किया। ये वो सेक्शन है चैप्टर का जहां पर मिस्टेक्स से
नॉलेज को गेन किया गया है। गलती करना गलत बात नहीं है, ठीक है, गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसी मिस्टेक को बार बार दोहराना गलत है। तो यहाँ पर रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी में आप यही देखेंगे कि वो मिस्टेक्स जो यहाँ पर की गई उससे कंट्रीज ने क्या सीखा, और उन मिस्टेक्स के बाद वर्ल्ड ने अपने आप को एक नई इकोनॉमी की तरह कैसे डेवलप किया। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे। यहाँ पर आपको द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में आपको पता चलेगा कि किस तरह से चेंजेस आए, चेंजेस के क्या इफेक्ट थे। तो पहले हम इस सेक्शन को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। फर्स्ट हेडिंग जो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन जब हो गया था उससे पहले का टाइम। तो पहले का टाइम क्या हो गया? पहले का टाइम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बुक में दे रखा है कि अगर हम अपने ड्यूरेशन की बात करते हैं कि किस तरह से कब से डेवलपमेंट हुआ, तो 3000 BCE बुक में 3000 BCE से पहले ही जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। अगर हम देखें तो देखो, इंडिया अपने आप में एक वर्ल्ड था, ठीक है, इंडिया अपने आप में एक वर्ल्ड था, और इंडिया क्या है? एशिया का पार्ट है। तो ये वाला सेक्शन आपस में इंटरलिंक था। यूरोप अपना डेवलप हो रहा था, अमेरिका अलग डेवलप हो रहा था। तो ये क्या था, क्योंकि जो ट्रेवलिंग मीडियम थे वो डेवलप नहीं थे, तो इसलिए ये जो कंट्रीज थे ये आपस में जाने नहीं जाते थे, है ना भाई। कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया, उन्होंने कहा आई डिस्कवर्ड अ न्यू वर्ल्ड। तब वहां पे क्या था? ट्राइबल्स थे, ठीक है, आदिवासी जनजातियां थी। वो अपने आप में सफिशिएंट थे, सफिशिएंट इन द सेंस उनके पास रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे, है ना। तो उन्हें किसी तरह के डेवलपमेंट की जरूरत नहीं थी। इधर इंडिया भी अपने आप में डेवलप था, इंडिया के आसपास की कंट्री आपस में कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड थे। अब इंडिया कब यूरोप में जाना गया? जब वास्को डी गामा आ गया। तो ये जो ट्रेवलर्स थे इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने में। अब लोगों ने रूट ढूंढ लिए थे बाय द सी बाय द लैंड्स, ठीक है, बाय द सी बाय द लैंड्स, यानी अब लोगों को रास्ते मिल गए थे कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। और जब कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है भाई, वास्को डी गामा ने अगर गलत मैप ना पकड़ा होता, वो गया तो कहीं और था, उसने उल्टा मैप पकड़ लिया था, तो वो इंडिया पहुंच गया। इंडिया में आने के बाद इंडिया में वो कई साल रहा, उसके बाद वो इंडिया से क्या लेके गया? स्पाइसेस लेके गया। स्पाइसेस को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए, डचीज आए, फ्रेंच आए, स्पेनिश आए, ये लोग भी इंडिया में आए, इंडिया की डिस्कवरी हो गई। तो अब क्या था, जब कोई कहीं आता है, जब कोई कहीं आता है तो केवल क्या वो अपनी डिजायर को पूरा करता है? नहीं, वो अपना डेवलपमेंट भी करता है और हमारा डेवलपमेंट भी करता है। आप देखो, अभी फिलहाल हमारे यहाँ योगी जी की गवर्नमेंट चल रही है, तो अभी उन्होंने क्या करा है कि जितने भी एग्जाम होते हैं, सेंटर्स कहाँ जाते हैं? सेंटर अब गवर्नमेंट वहां डालती है जो एरिया अनडेवलप्ड है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है डेवलपमेंट करने की। तो ये तो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी है ना, लेकिन गवर्नमेंट इससे इंस्पायर कहाँ हुई? इंस्पायर तो हमेशा पास्ट ही करता है, तो हिस्ट्री से इंस्पायर हुई है। क्यों? क्योंकि जब कहीं कोई जाता है तो भाई वो वहाँ बिजनेस भी देता है। 1% आप कहीं जाते हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आप एक टेम्पल में जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का को यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी की अर्निंग का सोर्स हो गए। फिर आप मंदिर के बाहर गए, वहाँ आपने प्रसाद खरीदा, वहाँ भी आपने किसी को अर्निंग में सपोर्ट किया, ठीक है। तो जब हम कहीं जाते हैं तो हम अर्न करते भी हैं और करवाते भी हैं, यानी कुल मिला के ट्रैवलिंग जो होती है, ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा व्यू अलग हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी सर्कुलेट करती हैं। वो ही है इस चैप्टर में
एनसीईआरटी में दे रखा है ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। अब जो ह्यूमन सोसाइटीज थी, क्योंकि ट्रेवलिंग के मीडियम मिल गए थे, वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हो गई थी। ट्रेवलर्स, ट्रेडर, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर नॉलेज। अब लोग मूव कर रहे हैं, कौन मूव कर रहा है? ट्रेवलर्स मूव कर रहे हैं। ट्रेवलर्स कौन है? ये वो यात्री हैं जो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए मूव कर रहे हैं, किसी मोटो से नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ट्रेवलर कर रहे हैं। ट्रेडर्स, व्यापारी, ये जो ट्रेडर्स है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स। प्रीस्ट क्या है? प्रीस्ट वो हैं जो स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए जाते हैं। जैसे कि हम अपने कंट्री की बात करें तो बौद्धिज्म या बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म हमारे इंडिया में डेवलप हुआ, लेकिन स्प्रेड हो गया किस में? इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। तो क्या है? ये वो ट्रैवलिंग थी जो स्पिरिचुअलिटी के लिए थी। मिशनरीज हमारे यहाँ है, तो ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। हमारा इंडियन कल्चर, हमारा जो भागवत गीता है, रामायण है, वो विदेशों तक चली गई। तो ये जो ट्रैवलिंग है, ये स्पिरिचुअलिटी वाली है, आध्यात्मिकता वाली है। तो ये सारी चीजें लोग ट्रैवल कर रहे थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, दे कैरी गुड्स। अब भाई जब कोई जाएगा तो गुड्स लेकर भी जाएगा और लेकर भी आएगा, है ना, गुड्स लेकर भी जाएगा और लेकर भी आएगा। मनी, वैल्यूज, सिल्क्स, आइडियाज, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिसीज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है या मार्क करने वाली बात है कि इवन जर्म्स और डिसीज भी मूव करती हैं। आप इस चैप्टर में ये चीज 2 बार देखोगे, ठीक है। यानी जब हम मूव करते हैं तो हमारे साथ हमारा कल्चर, हमारा पैसा। अब जैसे बुक में दे रखा है कौड़ी शी सेल्स का एग्जाम्पल दे रखा है। कौड़ी, है ना, कौड़ी क्या होता है? वो व्हाइट कलर का सीशल जिसे बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, दीपावली पूजन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कहाँ चलता था एज ए करेंसी? वो इंडिया में चलता था। अब इंडिया से मालदीव्स में गया, मालदीव्स से और कंट्रीज में गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई ट्रेवल करता है तो वो अपने कल्चर को, अपनी गुड्स को, अपनी रिलेटेड थिंग्स को अपने साथ कैरी करता है ना। जैसे अब ये देखो, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोमोज। मोमोज कहाँ का फूड है? नेपाल का है। अब भाई नेपाल से इंडिया में आया तो किसी के थ्रू तो आया होगा, है ना। नेपाल से इंडिया में आया है और आज का जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए हैं मोमोज के, तो वो किसी ना किसी के थ्रू तो मूव करके आया होगा। तो यही मूवमेंट जो है मूव करता है, यही फूड है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। इसी का हाल फिलहाल का एग्जाम्पल लो, कोविड-19, है ना। कोविड-19 भी कैसे मूव किया था भाई? उड़कर तो कोरोना वायरस इंडिया में नहीं आ गया था, या उड़कर चाइना से कहीं और नहीं चला गया था, या कहीं और से कहीं और नहीं चला गया था, कोई ना कोई मीडियम तो था। तो यही है इस चैप्टर में प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कि जब लोग मूव करते हैं तो कैरीज गुड्स, मनी, वैल्यू, सिल्क, आइडियाज, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिसीज। आई होप ये लाइंस आपकी समझ में आ गई होंगी। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, पूरे पैराग्राफ में यही इंपॉर्टेंट है। आप इसे मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। क्या? सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट वर्ल्ड को लिंक करता है। अगर हम एनसीईआरटी में चलते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी एक लाइन दे रखी है, द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी सिल्क रूट वो रास्ता था जो वर्ल्ड के डिस्टेंट पार्ट को कनेक्ट करने का वर्क कर रहा था। कैसे कनेक्ट कर रहा था? बाय लैंड भी कर रहा था और बाय सी भी कर रहा था। अब किस किस को कर रहा था? एशिया को कर रहा था, है ना, एशिया को कर रहा था, यूरोप को कर रहा था और अफ्रीका को भी कनेक्ट करने का काम कर रहा था। इवन अमेरिका से भी कनेक्टेड हो गया था सिल्क रूट, ठीक है। सिल्क रूट का जो पिक्चर है आपको शो हो रहा होगा, तो सिल्क रूट जो है क्या कहते हैं, कनेक्ट कर रहा था
बाय द लैंड और बाय द सी। ठीक है, तो समझ में आ गया सिल्क रूट क्यों सिल्क रूट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि सिल्क रूट वो रास्ता था जिससे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, सिल्क का रास्ता नहीं था ये। सिल्क रूट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पे जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग हुई थी मैक्सिमम सिल्क की ही हुई थी, इस वजह से इसको सिल्क रूट बोला जाता है, और कोई वजह नहीं है इसकी। तो अच्छा, सिल्क क्या होता है? सिल्क इजिली अवेलेबल मटेरियल नहीं है, है ना। हर कंट्री में सिल्क को डेवलप नहीं किया जाता, तो एशिया में किया जा रहा था, तो इसीलिए इसको सिल्क रूट बोल दिया गया। ठीक, अब इसमें क्या है, क्या क्या चीजें ट्रेवल कर रही थी? चाइनीज पोट्री कर रही थी, टेक्सटाइल्स, तो टेक्सटाइल्स में ही आ गया आपका सिल्क, है ना। स्पाइसेस कर रहे थे, प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, यूरोप टू एशिया। अब ये गोल्ड और सिल्वर वाला कौन सा सेक्शन आ गया भाई? जो प्रीशियस मेटल यूरोप टू एशिया ट्रेवल कर रही थी, तो भाई ये वो वाला अमेरिका वाला सेक्शन था जिसको कोलंबस ने डिस्कवर कर दिया था। इस अमेरिका वाले सेक्शन में प्रेजेंट अमेरिका नहीं, उस टाइम का अमेरिका है। ठीक है, स्टार्टिंग का अमेरिका, जब अमेरिका में दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज नहीं बने थे, डिवीजन नहीं हुआ था, तो क्या था, वहां पे मिनरल्स के अच्छे सोर्स थे, तो गुड्स यहाँ से भी मूव कर रही थी, वहां से भी मूव कर रही थी। इंडिया से बेसिकली क्या थे? स्पाइसेस थे और सिल्क था। ठीक है, कॉटन था। चाइनीज पॉटरी यानी चाइना के चीनी मिट्टी के बर्तन जिन पर स्पेशल तरीके का आर्ट किया जाता था, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस थे। तो सिल्क रूट ने वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया था। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड जो है श्रिंक कर गया था, अब वास्ट नहीं था, अब श्रिंक कर गया था। कैसे श्रिंक कर गया था? क्योंकि अब हम एक दूसरे को जानने लगे थे, और जानने के साथ साथ हमारे पास मीडियम्स भी थे कि हम एक जगह से ट्रेवल कर कर दूसरी जगह पर कैसे जाएं। ठीक है, फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। देखो, स्टार्टिंग से ही मैं कहते आ रही हूँ कि जब कोई मूव करता है तो उसके साथ उसका कल्चर, उसकी फूड हैबिट्स, उसके गुड्स मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है या हेडिंग दिया हुआ है, फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड द पोटैटोज। देखो, अभी हमारे आसपास बहुत सारे डिशेज ऐसे दिखाई देते हैं जिसको हम सोचते हैं कि शायद वो इंडिया का ही ओरिजिन है ना, इंडिया में ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मेज है, मेज मिलता है इंडिया में, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको मोमोज का एग्जांपल दिया, नेपाल का फूड है, नेपोलियन, ठीक है, नेपाल का फूड है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं, डेली डाइट का हिस्सा है, लेकिन हमें पता नहीं। जैसे ब्रेड है ना, ब्रेड, हम ये ब्रेड कभी नहीं खाते थे, ये यूरोपियंस हमारी कंट्री में लेके आए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जो हमारी डेली डाइट का हिस्सा नहीं है। जैसे अभी आप लोग पोटैटोज खाते हो, पोटैटो का इंडियन ओरिजिन नहीं है, अमेरिकन फूड है, अमेरिका से इंट्रोड्यूस किया गया था, अब ये बन गया है अमेरिकन इंडियन या इंडियन अमेरिकन फूड। ठीक है, तो फूड आइटम्स ऐसे ही हैं। तो स्पेगेटी एंड द पोटैटो, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रेवल्ड, यानी जो ट्रेडर्स थे, ट्रेवलर्स थे, ये अपने साथ न्यू क्रॉप्स को लेकर जाते थे, न्यू क्रॉप्स को लेकर आते थे। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने पोटैटो को इंट्रोड्यूस किया होल वर्ल्ड में। अभी क्या है, पोटैटो हमारी डेली डाइट का इतना बड़ा पार्ट है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये अमेरिका से इंडिया आया था। ठीक है, तो बुक में एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले नूडल्स का दे रखा है। नूडल्स जो कि वेस्ट से आया था, वेस्टर्न फूड है, चाइना में आके उसी की फॉर्म मॉडिफाई हो गई, वो हो गई स्पेगेटी। ठीक है, पास्ता, जिसे पास्ता को अगर कोई पूछे तो 90% लोग कहेंगे इटालियन फूड है। भाई इटालियन फूड नहीं है, वो ट्रेडर्स, अरेबियन ट्रेडर्स इसे लाए थे सिसिली कंट्री से। पास्ता को अरेबियन ट्रेडर्स लाए थे, लेकिन वो इटालियन फूड बन गया क्योंकि इटली ने इसको अपना मेजर डाइट का पार्ट बना लिया। तो इसका ओरिजिन क्या माना जाता है? इटली माना जाता है। इसी तरह आपको बहुत सारे फूड क्रॉप्स ऐसे मिलेंगे, मैं रीड कर देती हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है
Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomato, chilies, sweet potato and so on were known to our ancestor until about 5 centuries ago. अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो हमारे बहुत से एंसेस्टर्स इन डिसीज को जानते भी नहीं थे, है ना। तो ये कहाँ से आई, ये ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स अपने साथ लेकर आए। पूरा का पूरा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है स्प्रेड करने में। अब आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट मिलेगा, न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ की कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो एक नई लाइफ देने का काम करती हैं और वो ही जब लाइफ का पार्ट नहीं रह जाती तो डेथ का रीजन भी बन जाती है, जिसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटैटो का। पोटैटो एक चीप सोर्स था, है ना, फॉर फूडिंग का, खाने का एक सस्ता सोर्स था। तो जब पोटैटो को पूरे वर्ल्ड ने जाना तो यूरोप के लोगों ने पूरी तरह से वो पोटैटो पे डिपेंड हो गए, पूरी तरह से पोटैटो पर डिपेंड हो गए। पोटैटो उनकी डेली डाइट का बहुत बड़ा पार्ट बन गया। सस्ता था, इजीली उग जाता था, है ना, इसका जो क्रॉपिंग है वो इजीली हो जाती थी, तो वो पूरी तरह से पोटैटो पे डिपेंड हो गए। लेकिन हुआ क्या कि एक साल जब इसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई तो ये लोगों की डेथ का रीजन भी बना, भूखे मर गए लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं जब कोई नई क्रॉप आती है तो वो लाइफ देने का काम तो करती ही करती है, डेथ का भी बहुत बड़ा रीजन हो जाती है। तो आई होप कि आपको फूड ट्रेवल्स कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट माने जीत, जीतना, डिसीज पता ही है, ट्रेड व्यापार पता ही है ना। तो कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। अब इसमें क्या है कि जब तक अमेरिका के बारे में लोगों को नहीं पता था, ट्रेड का सेंटर था एशिया, यूरोप टू एशिया, एशिया टू यूरोप, यूरोप टू अफ्रीका, बस यही था। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी ने और अमेरिका के रिसोर्सेस से फुलफिल होने ने, ठीक है, दूसरे वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, एरिया ज्यादा था, ठीक है, फर्स्ट थिंग एरिया ज्यादा था, रिसोर्सेस बहुत थे, सिल्वर और गोल्ड का हब था, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, जाना आसान था, डिस्टेंस वॉज लेस फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, ठीक है। अब क्या था, और इजी वे ढूंढ दिया था किसने, कोलंबस ने। तो अभी क्या है, जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था इंडिया, चाइना, एशिया का मेजर सेक्शन, अब उससे ध्यान हट गया। यहाँ पर चाइना ने क्या करा, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अच्छा, उसके आइसोलेट करने की वजह क्या थी, उसके आइसोलेट करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि उसने देख लिया था कि और भी डिस्कवरीज वो कर सकता था। प्लांटेशन में चाइना बहुत आगे था, अफीम, है ना, टी, पेपर, पोल्ट्री मैंने आपको बता ही दिया। तो बहुत सारी चीजें थी जो चाइना में डेवलप हो चुकी थी और चाइना अपनी इन रिसर्चेस को वर्ल्ड के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो उसने अपनी अकल लड़ाई और आइसोलेट हो गया और अपनी कंट्री का जो ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट था वो उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया और अपने आप के डेवलपमेंट में लग गया, ठीक है। तो अब लोग कहाँ मूव करेंगे, लोग मूव करेंगे अमेरिका की तरफ। यूरोपियन सेलर फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका, ठीक है। अब क्या है, यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट एशिया के लिए तो ढूंढा ही ढूंढा था, उसने एक सी रूट ले लिया था वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका। अब अमेरिका को देख लिया उन लोगों ने, तो अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ ऑफ अमेरिका, ट्रेवलर मूव फॉर द सर्च ऑफ ई.आई. डोरेडो। ई.आई. और डोरेडो क्या है, इसे बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्ड, सोने की खाने, ठीक है। तो ये कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में पेरू एंड मेक्सिको में है। तो लोग मूव कर गए इस सेक्शन की तरफ। अब इंडिया की तरफ से ध्यान हट गया, इंडिया की तरफ और आएगा कब, जब उन्हें चीप लेबर की जरूरत होगी,
स्पाइसेस के लिए जाना जाएगा, इंडिया गोल्ड के लिए जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो EI डोरैडो चले गए। अब यहाँ पर जाने के बाद भाई जो अमेरिका था वो आइसोलेटेड सेक्शन था, उसने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था, उसको नेचर ने प्रोवाइड की थी रिचनेस, वो उसे एंजॉय कर रहा था। अब आइसोलेटेड कंट्री होने की वजह से क्या था, उसके पास वायरस से होने वाली डिसीज नहीं पहुंची थी, है ना, वायरस से होने वाली डिसीज नहीं पहुंची थी। तो जब ये जो पुर्तगाल थे 17th सेंचुरी में, पुर्तगाल एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, यानी उन्होंने क्या करा, उसे जीत लिया और कोलोनाइजेशन कहाँ हो गया, अब अमेरिका में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर रोल प्ले किसने किया, फायरवर्क ने, लेकिन फायरवर्क से भी ज्यादा रोल प्ले किसने किया, वो जर्म्स जो लेकर गए थे वो अपने साथ। तो इट वॉज द जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन्स। क्या था, स्मॉल पॉक्स स्प्रेड हो चुका था, लेकिन इन लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो चुका था। कहते हैं ना, स्मॉल पॉक्स अगर हो जाए एक बार तो नेक्स्ट टाइम नहीं होता, या बॉडी के अंदर एक ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है कि अगर दोबारा आपकी बॉडी पे स्मॉल पॉक्स का वायरस अटैक करेगा तो वो नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मॉल पॉक्स वो अपने साथ ले गए अमेरिका में, और यही वजह रही कि वहां पर इतने लोग फायर पावर की वजह से नहीं मरे जितना इस वायरस ने अमेरिका में नुकसान पहुंचाया। जैसे कोविड ने पूरे वर्ल्ड में कितना लॉस किया, पूरे वर्ल्ड में लगभग सभी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इसने इफेक्ट किया, है ना। और बीच में आपने न्यूज़ चैनल्स में सुना भी होगा कि चाइना ने ऐसा किस लिए किया है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वही चीज़ थी कि वायरस की वजह से ये कंट्रीज अमेरिका पर होल्ड बनाने में सक्सेसफुल रही। अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन। कहाँ कॉमन हो गया था, यूरोप में। अब 19th सेंचुरी तक आते आते, अर्ली 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप की कंडीशन ये हो गई थी, एक तो वही पॉपुलेशन उसके यहाँ बढ़ गई थी, पॉवर्टी थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा था यूरोप में, है ना। ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब थे। तो एक बात होती है, जब लड़ाई झगड़े कहीं हो रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा, रहने के लिए नहीं मिल रहा, इंसान क्या करता है, मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है वहाँ से। तो बहुत सारे यूरोपियंस ने माइग्रेट किया, कहाँ किया, अमेरिका में। तो अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन, पीपल फ्लीड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। लोग मूव करके यूरोप से अमेरिका की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये टॉपिक था कौन सा, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड वाला। यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना उस समय रिचेस्ट कंट्री जाने जाते थे 18th सेंचुरी में, और 15th सेंचुरी तक आते आते चाइना ने अपने आप को पहले ही आइसोलेट कर लिया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।